अभी हम फ्रिक्शन का सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, इसको डिटेल में आगे हम पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूँ व्हाट इज फ्रिक्शन। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा व्हाट इज फ्रिक्शन। मैं भी ऐसे करता हूँ नहीं होगा, कुछ तो पता होगा, छोटी में कुछ तो बनाओ, कुछ का कुछ भी होता है, गलत भी बोलो तो क्या फर्क पड़ता है, सीखने तो आए हैं यहाँ पे भाई, हम सब मतलब हम मतलब आप लोग सीखने तो आए हैं, गलत हो गया तो क्या है, अगर आपको सारी चीजें आती हो तो आप यहाँ पे बैठे हो, अगर गलत हो जाए तो टेंशन क्या है। देखो फ्रिक्शन फोर्स जो है ठीक है, उसकी आपने अभी तक जो डेफिनेशन पढ़ी है वो गलत है, जो भी आपने डेफिनेशन बोली मिली ठीक है, और आपने भी जो बोली है ना, ये जो डेफिनेशन है छोटी क्लास में पढ़ाया जाता है, ये मोशन का पोस्ट है। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, आप जब चलते हो ना तो आप फ्रिक्शन की वजह से, अगर यहाँ पर मैं इस फ्लोर पे फ्रिक्शन जीरो कर दूँ ना तो आप इस कमरे से बाहर नहीं आ पाओगे, आप खड़े खड़े चलने की कोशिश करोगे, आप रखोगे पैर स्लिप करते हैं, रखोगे पैर slip करते हैं। और जैसे सपोज ऑयल डालना है पूरी पूरे सरफेस पे ऑयल डाल, जब आप चलने की कोशिश करो आप स्लिप करोगे, तो आप बार बार पैर रख के आगे बढ़ने की कोशिश करो तो स्लिप कर जाएगा, तो आप चल नहीं पाओगे, बिना फ्रिक्शन के आप चल नहीं पाओगे। और एक और बात बताता हूँ, अगर आप जब चलते हो, जब आप चलते हो तो आप फ्रिक्शन की डायरेक्शन में चलते हो, तो वो डेफिनेशन हमारी गलत हो गई ना कि फ्रिक्शन अपोज करते मोशन, यहाँ तो फ्रिक्शन ही में आगे लेके जा रही है, ठीक है, एक ही एग्जांपल, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल ये सरफेस पे मार्बल पड़ा हुआ, मतलब सरफेस पे ये डस्टर है और ये मार्बल, अगर मैं इस डस्टर को आगे की तरफ ले जाऊं, मैं डस्टर को फोर्स लगाऊं तो ये मार्बल क्यों आ गया, क्यों आ गया, तो जो ये जो ऊपर मार्बल रखा है ना, उसके बीच में और डस्टर के बीच में फ्रिक्शन फोर्स है, इसलिए वो आगे जाता है साथ, और फ्रिक्शन फोर्स को लेके आया है। अगर मैं इसकी सरफेस एकदम स्मूथ कर दूं ना तो ये जो मार्कर है ये आगे नहीं जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये डस्टर आगे निकल जाएगा और मार्कर आगे निकल जाएगा, ना मतलब ये ऐसे निकल जाएगा और ये निकल जाएगा, अगर फ्रिक्शन नहीं हुई तो, क्योंकि फ्रिक्शन है इसलिए ये उसके साथ चलता है। जब आप चलते हो मेन्यू अपने पैरों की हेल्प से आप चलते हो तो आप पता क्या करते हो, आप अपने पैर से पीछे की तरफ फोर्स लगाते हो, किसको लगाते हो, अर्थ को लगाते हो, तो अर्थ आपको एक रिएक्शन देगी, इस तरह से आप आगे, वो जो रिएक्शन है वो दो पार्ट्स में होता है, एक होता है फ्रिक्शन और एक होता है नॉन। अब सोच के देखो इन दोनों में से अगर एक भी फोर्स चली गई तो आगे नहीं बढ़ता। फॉर एग्जांपल रेत रेत में चले हो तो आपसे रेत हो जाता, चलते हो तो क्या होता है, मुश्किल रहता है ना, क्यों मुश्किल रहता है, वहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन, आपने पैर रखा धंस गया, तो जब तक वो आपका पैर धंस रहा है तो रेत के अंदर धंस रहा है तब तो नॉर्मल रिएक्शन, जैसे मतलब धंसने के बाद थोड़ा सा मतलब वो टाइट सर्कल हो जाता तब आप आगे बढ़ते, ठीक है। तो ये तो हो गया कि अगर नॉर्मल रिएक्शन में फोर्स बढ़ जाए, मतलब जहाँ पर आप पैर रख रहे हो वो जो सरफेस है ठीक है वो अंदर धंस जाए, आपको नॉर्मल रिएक्शन को मिलेगा तो आपका पैर वहीं धंस जाएगा, आगे जाएगा। अगर फ्रिक्शन फोर्स हट गई, मतलब जैसे ये फ्लोर है इसमें एकदम बिल्कुल ऑयल पूरा कर दिया, ऑयल ऑयल बहुत चिकना होता है, बहुत मतलब फ्रिक्शन
फोर्सेस जो है ना उसकी मदद से चलना पड़ता है। अगर मैं सही तरीके से डायग्राम बनाऊं वैसे आपको दिख तो रहा होगा कि नॉर्मल रिएक्शन इसको हम और अच्छे से बनाएंगे तो हम सिर्फ फूड का डायग्राम बनाएंगे कि आपका पैर है पानी है ठीक है मान लो पैर फुट इस फुट से आप अर्थ को पीछे की तरफ पुश करा दिस इज योर एक्शन वे अपने खाना खाना है आपकी जो बॉडी है एनर्जी प्रोड्यूस करती है उस एनर्जी की मदद से आप अर्थ को पीछे की तरफ पुश करते तो अर्थ आपको एक रिएक्शन देती है क्योंकि आप रिएक्शन है ना रिएक्शन न्यूटन थर्ड लॉ ये जो रिएक्शन है ठीक है ये दो फोर्सेस से मिलकर बना हुआ है एक होता है फ्रिक्शन और एक होता है नॉर्मल ये इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट है इन दोनों का इफेक्ट अगर चलते वक्त नॉर्मल रिएक्शन ना मिले यानी कि जहां पैर रख के दस जाए कभी मतलब जैसे रेट वाला तो इसका मतलब आपको नॉर्मल रिएक्शन नहीं होता है वो भी आप नहीं चल पाओगे है ना अगर आपको फ्रिक्शन नहीं मिल रहा मतलब ऑयली सरफेस पे चल रहा है तो आपको उसके इसमें फ्रिक्शन नहीं मिलेगा तो भी आप नहीं चल पाओगे ये दोनों फोर्सेस का कंट्रीब्यूशन अब आप देखो तो जब मैं इस तरीके से चल रहा हूँ ठीक है तो फ्रिक्शन मुझे आगे तक कम आ रहा है तो फ्रिक्शन मोशन को अपोज कर रहे हैं तो मुझे आगे लेके जाएंगे और जो डस्टर में मारने लगे था उसमें भी फ्रिक्शन की वजह से वो जो डस्टर पर मारकर खत्म हो गया वरना और कौन सी फोर्स है जो मारकर को आगे ले जा रही है कैसे होगी देखिए तो आपने इस ब्लॉक पे फोर्स लगाई तो ये आगे बट इसके ऊपर रखा हुआ है वो क्यों मूव कर रहा है उसको किसने कहा मूव करने क्योंकि न्यूटन तो ये बोलता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगेगा तो वो मूव करेगा नहीं लगेगा नहीं मूव करेगा तो बी के तो हमने फोर्स लगाया नहीं तो वो क्यों मूव कर रहा है क्योंकि उसके ऊपर फ्रिक्शन है और ये फ्रिक्शन बी के ऊपर किसने लगाया है ए ने लगाया है अब ए जो है वो बी के ऊपर फ्रिक्शन लगा रहा है आगे की तरफ तो बी ए के ऊपर किधर लगा है पीछे बिकॉज एवरी एक्शन इज रिएक्शन इसने इस पे फ्रिक्शन लगाया तो ये इस पे फ्रिक्शन लगाया और इक्वल एंड अपोजिट लगाया ये दोनों फ्रिक्शन जो है जो दोनों एक दूसरे पे लगा रहे हैं ये हमेशा इक्वल एंड अपोजिट है ना तो यहाँ से अब हम बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे अब हम सिर्फ याद रखेंगे फ्रिक्शन की डेफिनेशन क्या है इट इज a force which opposes relative motion between surfaces of object in contact ऑब्जेक्ट्स का कांटेक्ट में होना जरूरी है अगर कांटेक्ट में नहीं हो तो फ्रिक्शन नहीं लगेगी है ना दिस इज द करेक्ट डेफिनेशन तो फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन है कैसे पता लगती है अब देखो इधर अगर एक ऑब्जेक्ट है तो आप इस पे अगर इधर को फोर्स लगाओगे अप्लाई है ना अगर एक ऑब्जेक्ट है तो उस पे तो फ्रिक्शन अपोजिट भी लगती है लेकिन अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो अगर आप इस पे फोर्स लगा रहे हो तो नीचे वाली सरफेस पे फ्रिक्शन अपोजिट लगेगी तो एफ आर बन होगा ठीक है और बी के ऊपर फ्रिक्शन लगेगी आगे तो एफ आर बोलते हैं और यही फ्रिक्शन ए के ऊपर लगेगी तो जो ए ब्लॉक है ये दो उसके ऊपर दो फ्रिक्शन लगेगी एक तो ग्राउंड पे घसीटते हुए जाता है वहां पे फ्रिक्शन लगती है एक इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा होगा वो भी आपस में फ्रिक्शन लगा है तो इस तरीके से ठीक है अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे हो सकता है डाउट हो इस वाले केस में जैसे ये थोड़ा सा समझ नहीं आया अभी फील नहीं आया तो आप इमेजिन करके देखिए बर्फ के जो क्यूब्स होते हैं ना बर्फ
बर्फ के दो क्यूब एक दूसरे के ऊपर आगे करके बर्फ के दो क्यूब दोनों को एक दूसरे के ऊपर नीचे वाले क्यूब पे आप ऐसा फोर्स लगाना, देखना ऊपर वाला गिर जाएगा। अब इसका नीचे साइड पे वहीं गिर जाएगा, नीचे वाला स्लाइड स्लाइड करके आ जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बर्फ जो है उनकी दोनों तरफ से फ्रिक्शन बहुत कम है, जीरो नहीं है, बट इट इज वेरी स्मॉल। वहां पर आपको समझ में आएगा कि हाँ सब सही बोल रहे थे। तो अगर बर्फ बर्फ वाले जो दो क्यूब है उसकी जगह मैं नॉर्मल केस में ये, तो अब अगर मैं डस्टर को आगे लेके जा रहा हूँ, ठीक है, तो ये मार्कर खुल जाए इस केस के बीच में फ्रिक्शन। अगर आप अपने हाथ में बर्फ के दो क्यूब ले लो, एक क्यूब के ऊपर दूसरा क्यूब रखो, तो नीचे वाले क्यूब को आगे चलो, ऊपर वाला तुरंत वहीं गिर जाएगा, वहां से नहीं खींचना। ठीक है, आप बाइक पर बैठे हो, सपोज पीछे वाली सीट होती है ना, उस पर बैठे हो और आपने अपने दोस्त, मतलब आपका दोस्त ड्राइविंग कर रहा है, आप पीछे वाली सीट पर बैठे हो, आपने ना अपने दोस्त को पकड़ा, किसी को नहीं पकड़ा, बस आप पीछे बैठे हो और वो जो टायर वाला स्टैंड है आपका टायर, आपने कुछ नहीं पकड़ा। अब आपका दोस्त बाइक चला रहा है या स्कूटी चला रहा है, तो आपको कौन आगे लेकर है? स्कूटी लेकर आगे, स्कूटी लेकर आगे पकड़ रखा है, आपने स्कूटी को पकड़ रखा है, क्यों ला रहे हैं? तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन, है ना, इसको नोट डाउन करेंगे फिर हम आगे बात करेंगे। मैक्सिमम इन के अलावा और टॉपिक है उसको लगा है। The next is free body diagram. ये जो कॉन्सेप्ट है ये इसलिए पढ़ा जाता है ताकि हम जो भी ऑब्जेक्ट है जिसका हम एनालिसिस कर रहे हैं उसका एनालिसिस हम इजीली कर पाए, है ना? क्योंकि अगर हम अभी जब हम एनालिसिस करेंगे तो आप देखोगे कि एक ऑब्जेक्ट बहुत सारी फोर्स लगती है, तो अगर हम उसको अलग से ड्रॉ नहीं करेंगे तो वो बहुत बहुत हो जाता है। तो सिंपलिसिटी ऑफ एनालिसिस के लिए हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या है? इसका मतलब है फ्री द बॉडी फ्रॉम डायग्राम। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपको क्वेश्चन में जो डायग्राम दे रखे हैं उस डायग्राम में जिस भी ऑब्जेक्ट की हम एनालिसिस कर रहे होंगे उस ऑब्जेक्ट को हम अलग से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, इन एफबीडी शॉर्ट फॉर्म में उसको क्या बोलते हैं? एफबीडी, फीवर डायग्राम। इन एफबीडी वी हैव टू ड्रॉ only forces acting on that body. Do not draw forces applied by given body on others. ठीक है, इसका क्या मतलब है? जैसे ये ब्लॉक बी है और एक ब्लॉक ए है, ये अर्थ सरफेस पर एक ब्लॉक बी रखा है, उसको पर एक ब्लॉक ए रखा है ना। तो हम फ्री बॉडी डायग्राम जो बनाएंगे एफबीडी ऑफ बी ब्लॉक, जब बी ब्लॉक का एफबीडी में आ जाएगा तो हम सिर्फ बी पर लगने वाली फोर्स, यानी इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो बनाएंगे, ये दूसरों पे जो फोर्स लगा रहा है वो नहीं बनाएंगे। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम में कौन सी फोर्स बनानी होती है? जो दूसरी ऑब्जेक्ट इसके ऊपर लगा रहा है, ये दूसरों पे जो लगा रहा है वो हम इसकी फ्री बॉडी डायग्राम में नहीं बनाएंगे। तो बी जो है, ठीक है, उसके ऊपर कौन कौन फोर्स लगा रहे हैं? एक तो ग्रेविटी लग रही है, इसका वेट नीचे की तरफ है। अब ये अपना वेट इस अर्थ सरफेस पे लगा है, तो अर्थ सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रही होगी, जो ये ए ब्लॉक है वो बी के ऊपर रखा हुआ है,
है वो भी एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। उस नॉर्मल रिएक्शन को हम अलग सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। अलग अलग सिंबल से रिप्रेजेंट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये वाला नॉर्मल रिएक्शन ये अर्थ का है, इसको आप NE भी लिख सकते हो। ई का मतलब अर्थ के उसका है, और ये नॉर्मल रिएक्शन है दूसरे वर्ड से है, नाम आप कुछ भी रख सकते हो, N1 N2 या सिर्फ N रख दो, ठीक है। बस ये ध्यान रखना कि नॉर्मल रिएक्शन के लिए या तो कैपिटल N सिंबल यूज होगा या फिर R कैपिटल, और कुछ सिंबल नहीं। बाकी उसके आप सब्स्टिट्यूट में चाहे E लगा दो, 1 लगा दो, वो कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो डायग्राम है, अभी ये फ्लूइड डायग्राम कंप्लीट नहीं बना है, मैंने जानबूझ के कैसे बनाया है, ठीक है। अभी हमने क्या किया है, हमने कोई भी फोर्स कहीं भी लिख दी है, लेकिन फ्री बॉडी डायग्राम जब अच्छे से ड्रॉ करते हैं बिल्कुल एकदम परफेक्ट तरीके से, तो हम सारी फोर्सेस जो है वो सेंटर ऑफ मास पे लगाते हैं। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास? सेंटर ऑफ मास आगे चैप्टर आएगा, तो वहां पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है सेंटर ऑफ मास। अभी आप इतना मान लीजिए कोई भी बॉडी जो है, उस पूरी बॉडी का मास अगर हम एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड मान लें तो उसको हम सेंटर ऑफ मास बोलते हैं, ठीक है। अभी भी आपको ध्यान रखिए, इसको डिटेल में हम सेंटर ऑफ मास चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम क्या करते हैं फ्लूइड डायग्राम में, एक तो हमने सिर्फ वही फोर्स लगानी है जो दूसरे इसके ऊपर लगा रहे हैं, दूसरी बात तो सारी फोर्सेस सेंटर पे लगा रहे हैं, सेंटर मास में लगा रहे हैं, यानी कि जो N है NE, इसको हमें किस प्रकार के सेंटर पे लगाना है, NE, ठीक है। ये हो गया वेट, यानी कि M, और एक नॉर्मल रिएक्शन और चल रहा है, ये हमें सारे सेंटर मास पे, दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ B। अब एक अगर अब एक के ऊपर कौन कौन फोर्स लगाया होगा, एक के ऊपर कौन कौन B लगा सकते हैं, और ग्रेविटी, इस दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ पे रखे तो ग्रेविटी हमेशा लगेगी, तो एक के ऊपर एक लग रही है ग्रेविटी फोर्स, यानी कि वेट, इसको एम लिखते हैं, एम का मतलब मास ऑफ ए, ये वेट हो गया। अब ए जो है वो बी के साथ कांटेक्ट में है, तो ए ने बी को नीचे की नॉर्मल डायरेक्शन में लगाई, तो बी जो है ए को नॉर्मल डायरेक्शन में लगाएगा, इक्वल ना बोल है ना, भाई अगर ए बी पर लगाएगा तो बी ए पर भी लगाएगा, इधर लगाएगा ऊपर लगाएगा, ठीक है। तो ये जो एक्शन रिएक्शन फोर्स है दोनों एनिमल के इक्वल अपोजिट होते हैं, इसलिए इनको हमने नाम सेम दिया, क्योंकि वैल्यू सेम है, ठीक है। नोट डाउन करिए। तो सबसे पहले ए बी सी इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं कैसे ड्रॉ होगा। देखिए न्यूमेरिकल्स करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज फ्री बॉडी डायग्राम में होती है, याद रखना है, ये आपको अच्छे से आनी चाहिए, इसमें अगर कोई चीज नहीं समझ में आए तो बताइए, क्योंकि अगर ये समझ में आएगा तो ये पूरा चैप्टर आगे गायब हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि हर हर क्वेश्चन आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे उसके बाद उसका एनालिसिस करते हैं। तो देखो ए जो है, देखो ग्रेविटी तो हमेशा लगती है, तो एम ई जी ये तो हमेशा लगेगा, फिर ए जो है वो बी के साथ कांटेक्ट में है, अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में है तो वो एक दूसरे के ऊपर नॉर्मल डायरेक्शन हमेशा लगेगा, है ना। तो ए के ऊपर बी जो है वो नॉर्मल डायरेक्शन लगा रहा है, उसको हम N1 है ना, जो बी ने ए पर लगा, और इसके ऊपर भी कोई फोर्स नहीं लगेगी, ठीक है, क्योंकि ऐसे वैसे पड़ेगा। फिर इसके बाद बी, वेट इसका भी लगेगा नीचे की तरफ, अब बी के ऊपर भी एक ब्लॉक है और नीचे भी एक ब्लॉक है, तो जो ये बी है, आगे होता करके ठीक है, तो जो बी है ना, वो उसके ऊपर भी एक ब्लॉक है नीचे भी एक ब्लॉक, दोनों अपना अपना नॉर्मल डायरेक्शन बनाएंगे बी के ऊपर, है ना।
हमने n1 जो है वो नॉर्मल एक्शन कौन सा वाला लिखा है जो b a के ऊपर लगा है, तो a b के ऊपर भी लगाएगा, तो c जो है वो भी b के ऊपर लगाएगा, ऊपर की तरफ लगाएगा, इसको हम n2 बोलते हैं क्योंकि c की वजह से है ना। अच्छा अब c का वेट तो लगेगा mcg है ना। अब c के ऊपर एक ब्लॉक है कौन सा है b, इसने b के ऊपर n2 लगाया नॉर्मल रिएक्शन, तो b इसके ऊपर भी n2 नॉर्मल रिएक्शन लगाया। इन फोर्सेस को आप सेंटर पे एक पॉइंट पे बनाते ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। मुझे समझाने के लिए थोड़ा ब्लॉक बनाना पड़ रहा है, अदरवाइज हम एक सेंटर पॉइंट पर ही लगा देते हैं, ठीक है, ध्यान रखिए। ठीक है, और जो सी है वो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है, इधर हमने ग्राउंड बनाया है ना, पर अब मान लो कि तो नहीं हुआ है ना, तो ये ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में, तो ग्राउंड में इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगा, तो एनई बोल, सही है, ठीक है। चलिए अब देखो सेकंड वाला जो है उसमें नॉर्मल रिएक्शन तो एक ऐसा है क्योंकि वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अच्छा एन का मैं अलग से बना रहा हूँ, इधर एन हो गया, एम जी हो गया ऐसे, ठीक है। और भी बोल लगे कौन सी फ्रिक्शन, यस वेरी गुड। देखो जो ब्लॉक है इसकी गिरने की टेंडेंसी इधर को है, तो जिस डायरेक्शन में इसकी टेंडेंसी ऑफ मोशन होती है उसके अपोजिट है, इधर फ्रिक्शन गिरेगा, ठीक है। नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर एम जी वर्टिकल डाउनवर्ड। अभी जो वेज है, अभी जो वेज है इसके ऊपर भी फोर्स लगेगी, ठीक है। ये जो वेज है इसका अपना खुद का एक वेट होगा, मास ऑफ वेज है ना, ये mw वाला मास ऑफ वेज है ना। और जो वेज है वो भी किसी सरफेस पे रखी होगी, वो सरफेस के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन आएगा एन की, यानी कि अर्थ द्वारा आएगा नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। और जो ब्लॉक है इस ब्लॉक के ऊपर वेज ने नॉर्मल रिएक्शन लगाया ऊपर, तो ये ब्लॉक भी तो लगाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। चलिए ड्रॉ करिए इसको, समझ में आ गया। ये नॉर्मल रिएक्शन जो है वो वेज ब्लॉक के ऊपर लगा है, जो ब्लॉक है वो भी वेज पे लगा है, ओके। तो ए का जो फ्री बॉडी डायग्राम है उसमें जो नीचे वाला स्ट्रिंग है, ठीक है, उसको टेंशन ई को माना हुआ है, ठीक है। तो ए से बाहर की तरफ टेंशन होगी, ऊपर वाले स्ट्रिंग में ए से बाहर की तरफ टेंशन होगी, इसके अलावा एक एनर्जी भी लगेगा, मास ऑफ ए, ठीक है। नेक्स्ट बी, बी के ऊपर है ना ये वाला स्ट्रिंग है, इसमें हम आउटवर्ड डायरेक्शन में ई को लगा देंगे, नीचे वाला स्ट्रिंग इसमें टेंशन नीचे लगा देंगे, और एक वेट भी लग रहा होगा इसका, सी ये वाला स्ट्रिंग के ऊपर है, मैंने आपको जो शॉर्ट ट्रिक बताई वो क्या बताई थी, जिस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में बात हो रही है उस ऑब्जेक्ट से बाहर की तरफ वैल्यू बोल रही है बस हमेशा, है तो किसका मास होगा mc, तो दिस द फ्री बॉडी डायग्राम फॉर ऑल थ्री ब्लॉक्स, ठीक है। अब यही तीन जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इसको हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। इसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे चैप्टर में, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड दिस क्वेश्चन नंबर 3। तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, वो आते हैं इक्विलिब्रियम के बेस, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, या फिर अगर हम कहें ऑब्जेक्ट इन इक्विलिब्रियम, ऑब्जेक्ट या फिर
का सिंपल सा मतलब ये होगा कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जितनी भी फोर्स लग रही है वो बैलेंस आउट होगा। बैलेंस आउट होगा मतलब नेट फोर्स पर जीरो। तो इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस या फिर ऑब्जेक्ट बॉडी इन इक्विलिब्रियम, इसका मतलब क्या है? नेट फोर्स ऑन बॉडी is zero in all directions. यानी कि जितनी भी डायरेक्शन आपको उस क्वेश्चन में दिख रही है उन सभी डायरेक्शन में ऊपर नेट फोर्स जीरो होगा। ये मतलब होता है इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये तीनों ही क्वेश्चन पे है, ये इक्विलिब्रियम के बेस पे है ना। क्वेश्चन में बोला गया है all blocks are at rest। अब उसने इक्विलिब्रियम नहीं बोला, उसने बोला कि सारे ब्लॉक रेस्ट पे हैं, तो उसका भी तो मतलब इक्विलिब्रियम हुआ ना, क्योंकि वो रेस्ट पर है, इसका मतलब उसके ऊपर कोई भी जो नेट फोर्स है वो नहीं लगता, क्योंकि अगर नेट फोर्स लगते तो वो मोशन करता। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है? अगर किसी ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स लगेगी तो मोशन करेगी, लेकिन ये रेस्ट पे है, इसका मतलब नेट फोर्स नहीं लग रहा है, तो ये इक्विलिब्रियम। तो चाहे आपको क्वेश्चन में बोला जाए इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस है या ऑब्जेक्ट और बॉडी इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, या फिर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है सारी ऑब्जेक्ट, तो इसका मतलब क्या होगा? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब सारी फोर्सेस आपको जितनी दी हुई हैं, ठीक है, वो एक्स और वाई डायरेक्शन में आपको बैलेंस होगा। अब ये कैसे करके बोलेंगे? ये जो ए यहां से स्टार्ट कर रहा है ना, ये जो ए ब्लॉक है ये भी रेस्ट पे है, क्योंकि तीनों रेस्ट पे है। अगर रेस्ट पे है तो न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग ये वाली फोर्स इसको बैलेंस कर रही होगी या फिर कह लो कैंसिल आउट कर रही होगी। दैट मींस वी कैन राइट n1 is equals to ma into e। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, राइट? राइट, अब सेकंड लॉ, ये जो सेकंड लॉ है ये भी रेस्ट पे है, इसके ऊपर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं वो भी बैलेंस आउट हो जानी चाहिए, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट पे है। तो हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई n2 is equals to n2 ऊपर लग रहा है, बाकी दोनों नीचे लग रहे हैं, है ना। दिस इज सेकंड इक्वेशन, है ना। इसके लिए क्या इक्वेशन लिखेंगे बताओ यार, सी के लिए n is equals to mcg plus n2 plus। now three equations and three variable। three variable से क्या क्या पूछ रहे हैं? एक तो हमसे पूछा गया है n1 कितना है, दूसरा पूछा गया है n2 कितना है, और एक n2 भी है, n2 भी पूछा। अब आपको कैसे सॉल्व कैसे करें? अब मैं आपको डाटा दे रहा हूं, आप इसे सॉल्व करके करिए। ma जो है वो है 5 kg, mb जो है वो है 10 kg, mc जो है वो 50 kg। अब इन तीनों इक्वेशंस को यूज करके मुझे n1 n2 ne कैलकुलेट करना है, ट्राई करें। तो तीनों ही क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये सारे ऑब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम में है या फिर कह लो रेस्ट पे है ना। इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है? नॉर्मल रिएक्शन निकालना है और फ्रिक्शन निकालना है। अब इसको निकालने के लिए हमें कुछ डाटा पता होना चाहिए ना। तो जब हम यहाँ पर W लिखेंगे है ना, इसका वेट है ब्लॉक का, इसके हम कंपोनेंट्स करेंगे। कंपोनेंट्स क्यों करेंगे? क्योंकि आप याद रखिएगा आगे भी आने वाले चैप्टर में जितने क्वेश्चंस करेंगे उसमें वेट वाले क्वेश्चन में जनरली हम x एक्सिस पर मानेंगे और y एक्सिस पर रखेंगे। तो सारे फोर्सेस के जो कंपोनेंट्स करेंगे ना वो x और y डायरेक्शन में करेंगे। तो देखो जो नॉर्मल रिएक्शन है वो तो ऑलरेडी y डायरेक्शन में है ना, नॉर्मल रिएक्शन ऑलरेडी y डायरेक्शन, और फ्रिक्शन जो है वो x डायरेक्शन माइनस x डायरेक्शन है। तो जो फोर्सेस ऑलरेडी x या y डायरेक्शन में है उसके कंपोनेंट का भी कुछ नहीं है। जैसे नॉर्मल रिएक्शन y डायरेक्शन में है उसको आप कुछ नहीं करना, जो फ्रिक्शन है वो माइनस x डायरेक्शन में उसको कुछ नहीं करना। तो जो फोर्स x या y का होता है उसको आपने नहीं छेड़ना, ठीक है। तो छेड़ना किसको है? जो x और y डायरेक्शन नहीं है। कौन सी फोर्स नहीं है? W इज नॉट इन x और y डायरेक्शन। तो इसके आप कंपोनेंट करोगे। कंपोनेंट कैसे करोगे? हमें ये एंगल पता होना चाहिए, ये वाला जो एंगल है ये थीटा है। तो अब ज्योमेट्री से हमने लास्ट क्लास में किया था ना, तो इसके आप कंपोनेंट कर दोगे तो हो जाएगा w cos थीटा और ये w sin।
W का मतलब mg, अब बाद में वैल्यू पुट कर लेते, ठीक है। यहाँ पर मास मैंने दे रखा है 10 kg, मास ऑफ वेज 50 kg, और ये दे रखा है थीटा, थीटा कितना देगा 30, है ना। अब हमने ये कंपोनेंट्स कर लिए, कंपोनेंट्स करने से क्या फायदा हुआ, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो ये नॉर्मल रिएक्शन जो है वो इसको बैलेंस करेगा, याद रखिएगा बैलेंस कौन सी फोर्स होती है, जो अपोजिट होती है ना। तो नॉर्मल रिएक्शन इसको बैलेंस करेगा, मतलब n जो है वो mg cos थीटा के बराबर है, और फ्रिक्शन जो है वो इसको बैलेंस करेगा, यानी फ्रिक्शन जो है वो आपका mg sin थीटा। बस वैल्यू आ गई, डाटा को करवा, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, आप एक बार मैच कर लीजिए, mg plus t2 ये हो जाएगा t2 is equals to mg plus t3 और हो जाएगा t3 is equals to m sin g, that's ठीक है। तो जब वेट है, वेट जो एक फोर्स है उसके लिए कंपोनेंट है, कंपोनेंट किस फोर्स के करने हैं जो एक्स वाई एक्सिस में नहीं है, यहाँ पर वेट है वो ना तो एक्स में ना तो वाई है, उसके लिए कंपोनेंट होती है, इधर से उसके बाद में नॉर्मल रिएक्शन इसको बैलेंस करेगा, ये इसको बैलेंस